हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान के बारे में, जो कि पीवाईक्यू के देखिए 1990 से लेकर 2025 तक के इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप इस पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, आज मेरा इसका पहला पार्ट है, मैं इसके सारे पार्ट कराऊंगा जब तक एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस सारे पार्ट को पढ़ लेते हैं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए दोस्तों। और पॉलिटी की एक खासियत ये है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा घूम के नहीं आता। ज़्यादातर आप अगर पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से तो आपका क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी वीडियो बनाते हैं आपसे मोटिवेशनल लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, थोड़ा सा इसका टूल बॉक्स हम लेते हैं, थोड़ा सा यूज़ करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस मैंने क्या बताया अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि अगर इस पुस्तक को आप ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए दोस्तों। तो देखिए इसमें सारे पॉइंट दे रखे हैं, सारे टॉपिक दे रखे हैं, सबके एमसीक्यू और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है दोस्तों। ये घटना चक्र की एक खासियत है, ये सबसे ज़्यादा पीसीएस के लिए एक रामबाण किताब होती है जो हर सब्जेक्ट की आती है। वैसे तो मेरी हिस्ट्री की भी मैं चला रहा हूँ प्लेलिस्ट, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का संविधान के बारे में। हमारा संविधान कैसे बना, संविधान कहाँ से शुरू हुआ, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उन सब के बारे में एक एक पॉइंट को, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, छोटे छोटे बनाऊंगा। लास्ट में मैं इसे मर्ज करके एक मैराथन बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत का संवैधानिक विकास यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें भारतीय पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में देश जिससे चलता है वो है भारत का संविधान, और इसका संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले सबसे पहले कंपनी आई, कंपनी भेजी अंग्रेजों ने ही थी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टॉपिक को, जहाँ जहाँ आएगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो देखिए पहला क्या था, पहला भारत का संवैधानिक विकास, मतलब संविधान का विकास भारत के अंदर कैसे हुआ दोस्तों, समझिए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है 1773 से लेकर 1853 तक दोस्तों, याद रखिएगा। फिर दूसरा होता है ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का मतलब जो महारानी थी उस समय वो ताज पहनती थी, इसलिए उन्हें ब्रिटिश ताज या क्राउन कहा जाता था, क्राउन का शासन। यानी कि 1773 से लेके दोस्तों, याद रखिएगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये 1773 यानी 1773 से 1853 तक कंपनी का शासन था देश के अंदर। और अगर 1858 से लेकर 1947 तक बात करें तो ब्रिटिश ताज का यानी अंग्रेज़ों की डायरेक्ट हुकूमत थी हमारे देश के अंदर। हाँ, ऐसा था, उन लोगों ने भी हमारे देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कानून पास किए, कुछ एक्ट पास किए, कुछ अधिनियम बनाए, और उन अधिनियमों से हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा और उसको हमारे संविधान में समावेश भी किया उसका। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला इसका पार्ट है भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास का सबसे पहला पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर कैसे शासन किया, किस कानून से शासन किया, क्या किया उन्होंने। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश ताज का शासन, मतलब कि अंग्रेज़ों ने कैसे डायरेक्ट शासन किया। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला मैं एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, याद रखिएगा। पॉलिटी के लिए आप बेफिक्र रहिए, अगर आप मैंने सारे वीडियो देख लिया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इवन यूपी पीसीएस का छोड़ो, यूपीएससी का भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। देखिए कंपनी शासन इंडिया के अंदर कर रही थी, लेकिन उसके लिए कानून जो थे अंग्रेज़ों द्वारा बना के भेजे जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया। याद रखिए, पहले क्या था, गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। 1773 एक एक्ट आता है, एक्ट बोले तो एक कानून आता है, किसके द्वारा आता है, ब्रिटिश संसद द्वारा, और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है दोस्तों। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जहाँ मैं बोलूँ उस लाइन को ज़रूर याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं।
नाम दिया और उसकी सहायता के लिए, अब देखिए हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। मतलब ऐसा तो है नहीं वो खुद करेगा काम, उसके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई जो कि उसके साथ मिलकर काम करेगी, जिसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष रखा गया। दोस्तों याद रखिए, इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना। याद रखिए, भारत का पहला गवर्नर, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का, गलत, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। वॉरेन हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल थे, पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। दोस्तों याद रखिएगा ये पॉइंट को कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और बॉरवेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त किए गए। यानी कि उसके बाद सदस्य भी बने, कौन कौन से, फ्रांसिस, जो परिषद के सदस्य थे फ्रांसिस, एक सेकंड, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसे प्रमुख मामले जैसे यथा विदेश नीति में मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण भी करना पड़ा। मतलब कि याद रखिएगा, इसको देखिए सारा काम दे दिया गया, क्या क्या, देखिए इसको क्या दिया गया, सबसे पहले तो ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, उनकी परिषद थी, परिषद के कौन कौन सदस्य थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल। और फिर क्या हुआ, इन गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम में प्रेसिडेंसी, सैनिक और असैनिक शासन, याद रखें सैनिकों का भी शासन देखना था, जो सैनिक के अलावा असैनिक शासन था वो भी देखते थे। इनके प्रमुख मामले जो थे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई भी इसी के अंडर आ गए। यानी कि जो बंगाल के अंदर मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण हो गया। मतलब ये तीनों प्रेसिडेंसी, जैसे बंगाल तो थी उसके अंदर में मद्रास और बम्बई भी आ जाती हैं। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़, क्वेश्चन ये आएगा, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, किस एक्ट के तहत, तब आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी इसी एक्ट के तहत, दोस्तों याद रखिए, इसी एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे, अब कर्मचारी को निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, भारतीयों से उपहार भी नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखिए, पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। दोस्तों याद रखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंपनी के 2 काम थे, एक तो राजनीतिक कार्य था, एक व्यापारिक काम थे। ये राजनीतिक में पॉलिटिकल व्यू और व्यापार बिजनेस करते थे, ये दोनों को अलग कर दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। याद रखिएगा, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया अगर आपको राजनीतिक मामले देखने हैं तो, उसका कंट्रोल था। 1776 में एक और अधिनियम आता है, 1776 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। याद रखिए, एक और आया 1786 का अधिनियम, जिसमें जो गवर्नर जनरल था इसको अपने परिषद, जो परिषद बनी थी 4 सदस्यों के, उसके निर्णय को भी कैंसिल कर सकता था और अथवा लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। दोस्तों ये भी याद रखें, गवर्नर जनरल को सेनापति की भी शक्तियाँ दी गई। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों अधिकार होगा उसके पास, ये दोनों अधिकार, एक सेकंड दोस्तों, हाँ मैंने क्या बोला, अभी उसको सैनिक शक्तियाँ भी होगी। ये दोनों अधिकार किसे मिले, कार्नवालिस ने प्राप्त किए। याद रखिएगा, 1793 के चार्टर 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखिए, कंपनी, अब एक और एक्ट आता है 1793 में, अब उनसे ये कहा जाता है पार्लियामेंट, संसद से, कि आप अपने व्यापार को 20 साल और बढ़ाइए, वहाँ पे 20 साल तक अपना काम कीजिए। फिर आता है 1830 चार्टर्ड एक्ट। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है, अगर मैं बताऊँ आपको, अगर इसको लक्ष्मीकांत में कराऊँगा आगे आने वाले समय में, उसमें मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, जब यूपीएससी का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें मैं स्पेशली लक्ष्मीकांत चलाऊँगा। 1830 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। याद रखिए, पहली बार भारतीयों की शिक्षा का प्रावधान 1873 चार्टर्ड एक्ट में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर। कंपनी के भारतीय पर व्यापार, याद रखें, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, कंपनी ही व्यापार करती थी भारत से, उसको ख़त्म कर दिया। यद्यपि चीन के साथ
चाय का व्यापार उनका एकाधिकार बना रहा। 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिए दोस्तों, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। कौन बना पहला? इस चार्टर्ड एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की थी कि किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब कि जो योग्य होगा वो पोस्ट लेगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बदल गया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, अब आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उन्हें केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब उनका व्यापार खत्म कर दिया गया 1833 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो क्या करेंगे? केवल राजनीतिक कार्य। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। याद रखिए, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें एक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। सर्वप्रथम किसे किया गया? मैकाले को। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार बन गया। याद रखिए, इसी एक्ट के द्वारा 1833 के तहत वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। सोचिए दोस्तों, कहाँ पहले बंगाल में था, फिर मद्रास और बम्बई में, धीरे धीरे पूरे भारत पे कानून बनाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। धीरे धीरे पाँव पसारते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। याद रखना, इसमें भेदभाव भी खत्म किया गया, ये एक अच्छी बात थी। 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के एक्ट में। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब कि उस समय ये चीज़ अच्छी हुई थी कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखते चलिए आप, ज़्यादा नहीं है इसके। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? मैंने अभी बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। याद रखना, एक्ट कौन सा था? आपसे पूछा जाएगा एक्ट कौन सा था, तब आप बोलेंगे 1773। लेकिन हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में देखिए कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, एलिजा एम्पे थे। दोस्तों याद रखिए, पहला सही है। मैंने क्या बोला? एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे है दोस्तों, तो इसको नीचे ही देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें सारा कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ एक एक चेक करके आपको। नियामक अधिनियम 1773, देखिए ये इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं। देखिए कैसे, जो नियामक अधिनियम था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे क्या किया गया था? आप मुझे इतना बताइए। इसको ये कब पारित होता है? 1773 में। याद रखना, नियामक अधिनियम पारित होता है। नेक्स्ट है 1704 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1773 के तहत। याद रखिएगा, इसके तहत अगर हम बोलें नियंत्रक परिषद की स्थापना होती है पिट्स इंडिया एक्ट में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिलती है? इंग्लिश मिशनरियों, एक सेकंड दोस्तों, इंग्लिश मिशनरियों को कब मिलती है? याद रखना 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चुना जाता है 1833 में। दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। नियंत्रण परिषद कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? ये वाला 73 में। इस इंग्लिश मिशनरियों को 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य कब चुना जाता है? 1833 में। दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ देते हैं थोड़ा सा इसको। नियंत्रक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब होती है? 1784 में। चार्टर नियम 1813 में 1813 में। याद रखना 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिलती है। तथा 1833 में क्या होता है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाती है। ये तो वो एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने
किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। दोस्तों याद रखिए, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस में डाली जाती है? 1813 में। याद रखिए 1813 में आता है। 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किए जाते हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। और प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद भी होता है। ये तीनों ही चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। याद रखना, इन तीनों विवादों के चलते ही ये सब होता है, पढ़ाई हमारे यहाँ चालू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकंड तो दोस्तों, ये देखिए एक चीज़ अंग्रेज़ों की अगर आपसे कहूँ मैं, एक चीज़ अच्छी थी, वो अंग्रेज पढ़ाने की शुरुआत कर गए, ठीक है। मैं क्यों कहूँगा आपसे, क्योंकि अगर हम पढ़ते लिखते नहीं तो आज़ादी के लिए नहीं लड़ते, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपनी गुलामी करवाएंगे, लेकिन उनका जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। हम लोग पढ़ लिख के उनके ही खिलाफ लड़ गए, ठीक है। तो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। याद रखना, 1813 में चार्टर्ड एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। याद रखना, 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। याद रखना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और भारत में आंग्ल मतलब आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसे प्राच्य शिक्षा के समर्थक। देखिए, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, प्राच्य मतलब पश्चिमी शिक्षा के, ठीक है। कहीं कहीं आंग्ल शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षा थी, वो भी सही थी, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न हमें पता चला, तभी नॉलेज हुई है मैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीनी, दोस्तों याद रखिए, चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक संबंध को समाप्त कर देता है। याद रख लेना, 1813 चार्टर्ड एक्ट में वो चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खत्म कर देते हैं, चीन को छोड़कर, ठीक है। देखिए 1813 का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के पे खर्च हुए और व्यापार पे एकाधिकार खत्म किया जाता है, ठीक है, चीन के साथ छोड़कर। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और जबकि 1833 चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य खत्म कर दिए। देखिए 1813 में क्या होता है, चाय और चीन को छोड़कर, व्यापार को छोड़कर समस्त एकाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद 1833 में, याद रखना, 1833 में सब व्यापार एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चार्टर्ड एक्ट 1830, मैंने क्या बोला, ये बहुत बार आया। निम्नलिखित क्या था, देखिए क्या क्या था इसमें, एक सेकंड देखिए, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधित्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दी गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ बनाया, बिल्कुल ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा नहीं था, अभी कंपनी ही शासन कर रही थी, ठीक है। बाकी जो था ब्रिटिश क्राउन के आदेश तो वही थे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता तो चली रही थी, उनका आदेश चल रहा था, यानी कि उनका संप्रभुता बनी रही। और दूसरा, ये व्यापार वाला एकाधिकार खत्म कर दिया था। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जो राजस्व था, रेवेन्यू था, वो अभी भी कंपनी के अधीन था। तो यानी कि पहला दूसरा सही है। आगे देखते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। चार्टर्ड एक्ट 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी समाप्त कर दी गई, यह बता चुका हूँ मैं पहले। और साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई, ये बिल्कुल सही है। इस एक्ट के हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए अधिकार का और बढ़ जाता है, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं, परंतु तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 में अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के पास आता है। याद रखना, ब्रिटिश क्राउन के पास 1858 में राजस्व का कंट्रोल आता है। और जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ 1833 में। याद रखिए इस अधिनियम, ये 1833 जो अधिनियम था, इसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, याद रखिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या था, चार्टर्ड एक्ट 1833 में धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवक से अयोग्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये था, पहले क्या था, ये वो चलता था कि अगर कोई जन्म स्थान, कोई कहाँ का पुरुष है, कोई जातिवाद कैसा करके, या महिला पुरुष इस तरह के अगर है तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता था। तो कंपनी ने इस एक्ट के माध्यम से ये निश्चित किया कि अगर अपने देश वहाँ का है, प्रजा का है, धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर उसको अकारणवश यानी किसी कारण से अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जाए, मतलब हटाया नहीं जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 में यह धारा प्रशासन की भागीदारी हुई तो मुख्य धारा बनी। धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये हमारे सरकारी जो अंग्रेज थे उनके प्रशासन में हम लोगों की भागीदारी बढ़ी, यानी कि उनकी सेवा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब हम लोगों ने उनके काम के साथ हाथ बढ़ाया तब हम लोग उनके काम को समझे, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भी हमको छूट दी। ठीक है, तो क्या होगा, ये कंपनी के हम लोगों ने एक्ट पढ़े हैं, और धीरे धीरे नेक्स्ट वाला जो एक्ट है हमारा, वो हमारे ब्रिटिश ताज के होंगे। हम लोगों ने कितना पढ़ा है ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए एक सेकंड, हम लोगों ने 1773 से 1853 तक पढ़ लिया। ये जो एक्ट हैं ये कंपनी के थे, ये कंपनी के एक्ट हैं। इसको एक बार फिर से आप वीडियो देखिएगा, मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा ब्रिटिश ताज के बारे में, उसको भी मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।